हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी क्लास 8 है जर्नल की। जर्नल क्लास 8, ठीक है। अभी तक हम जर्नल चैप्टर के अंदर अभी सारे कंसेप्ट कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट वन स्मॉल कंसेप्ट, ओपनिंग एंट्री का। ठीक है, ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट हम सीखते हैं। तो चलो लिखना चालू करो। ओपनिंग एंट्री। देखो बच्चों, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जर्नल जो हमारी बुक होती है, जर्नल बुक बनने के बाद हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, और लेजर्स से बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस दिखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास असेट, कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक और कोई भी असेट या लायबिलिटी, आपका कैपिटल, ये सारी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ इस फॉर्मेट में दिखेंगी। देखो, ये आपका ट्रायल बैलेंस हो गया। यहाँ आपका एक दो कॉलम, देन यहाँ पे आपके अकाउंट आएंगे लाइक कैश। तो दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। यहाँ पे कैश का कुछ बैलेंस आएगा, देन लायबिलिटी, उसका कुछ बैलेंस आएगा, देन अदर असेट्स माइट भी, कुछ भी हो सकता है वो, उसका बैलेंस आएगा। ठीक है, तो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर से सारे बैलेंसेस मिल जाएंगे। हमें सारे बैलेंस वहां दिखते हैं, जो हम कहाँ से लाके लिखते हैं? लेजर्स से। ठीक है, तो जर्नल जो बुक है आपकी, जब हम नया साल स्टार्ट करते हैं तो नए साल में हम सबसे पहली एंट्री कौन सी करते हैं बच्चों? जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है। सपोज आपके हाथ में 31 मार्च को कैश का क्लोजिंग बैलेंस था ऑन 31 मार्च 2024। आपके पास ये बैलेंस थे, कैश का बैलेंस था आपके हाथ में 10,000 का। ठीक है, आपके पास फर्नीचर्स का बैलेंस था सपोज 50,000 का। ओके, बैंक में बैलेंस था आपका सपोज 50,000। ओके, एंड लाइबिलिटीज आपकी थी सपोज 70,000 और आपका कैपिटल का बैलेंस था 40,000। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो, कैश का जो बैलेंस है, कैश का बैलेंस, जब जो कैश है एक असेट है, असेट जब इंक्रीज होती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो असेट का नेचर ऐसा होता है कि उसका बैलेंस जो है वो ऑलवेज डेबिट में होगा। ठीक है, इसका बैलेंस जो दिखेगा आपको लेजर के अंदर, उसका बैलेंस ऑलवेज विल बी अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही किसी भी असेट को आप पकड़ लो, किसी भी असेट को आप पकड़ लो, उसका बैलेंस ऑलवेज विल बी अ डेबिट बैलेंस। ओके, इसका भी बैलेंस डेबिट होगा और लाइबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। ठीक है, एक क्रेडिट बैलेंस आएगा उसमें। कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटी का, तो उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो सपोज आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ये बैलेंसेस आपको ऐसे ही रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अभी आपको एक ओपनिंग एंट्री करनी है, मतलब कि साल के स्टार्टिंग में आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है उसकी एक एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? देखो,
कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना था बैलेंस हमारा बच्चों 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। ओके, हमने ये सिंपली बैलेंस लिखे, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 24 ओपनिंग एंट्री है हमारी, ठीक है। हमने इस एंट्री से कुछ ये नहीं दिखाया कि हमारे पास ये आ रहा है या फिर कुछ जा रहा है। हमारे पास सिंपली जो बैलेंस पड़े हुए थे ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमने एक ओपनिंग एंट्री करके दिखाया उसके लिए, ठीक है। अभी देखो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, हमारे पास लाइबिलिटीज हैं 2, लाइबिलिटीज कितना है हमारे पास लाइबिलिटीज बच्चों 70,000, टू कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। बीइंग ओपनिंग एंट्री डन, ठीक है, ये हमारा नरेशन है। तो ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री, ठीक है, बुक्स को स्टार्ट करने की एंट्री नए साल में, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है इसी साल में तो उसकी कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज है, सपोज आपके पास एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 2, आपके पास कैश है 10,000, बैंक है 1 लाख, आपके पास बिल्डिंग है 1 लाख, आपके पास क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है 1,50,000, आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, नॉट 50, राइट इट 10,000, ठीक है। अगर आपको ये ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आप ओपनिंग बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में आपको ये बैलेंस दिख जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। उन्हीं बैलेंसेस की हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। आपको ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहे हैं, आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, चलो पास करते हैं बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू क्रेडिटर्स 1,50,000, बिकॉज ये एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट हम अकाउंटिंग टर्म्स में हमने कवर किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस वो फैसिलिटी जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हम बैंक में बैलेंस होते नहीं होते हुए भी
कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस पड़ा है, ठीक है, बट वो मेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उसमें से बैंक मुझे कुछ लिमिट देगा कि आप 10 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो या 20 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो, तो मैं उतना विड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने 10 लाख विड्रॉ किया है, जैसे इस केस में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का है, ठीक है, मीन्स मैंने 10,000 रुपीज बैंक से उधार लिए, तो ये एक लाइबिलिटी है मेरी बैंक के टुवर्ड, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बच्चों? 10,000। तो अभी देखते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या बैलेंस हो रहा है। देखो 1 लाख, 1 लाख एंड 10,000, इट्स 2,10,000 और यहाँ पे 1,50,000 प्लस 10, दिस इज 1,60,000। तो यहाँ पे 2,10,000 आ रहा है और यहाँ पे 1,60,000 आ रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस जो है मेरा कम है, वहां पे कुछ मिसिंग है। देखो क्या मिसिंग है, हमने सारे एसेट्स लिख दिए, हमने लाइबिलिटीज लिख दी, बट यहाँ पे जो बैलेंस कम है उसे हम किस में डालेंगे? कैपिटल में। जब भी आपका ओपनिंग एंट्री में क्रेडिट साइड कम हो तो हम उसे किस में डालते हैं? कैपिटल में। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000। ठीक है, अब ये एंट्री आपकी करेक्ट है। ओके, अभी देखो बच्चों, इस आप इसे नोट कर लो, इसी सेम क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं दूसरे तरीके से। नाउ सपोज कि मेरे पास कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज 2 लाख। ठीक है, मेरे पास कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। अब आप एंट्री पास करोगे, जो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब देखो ये सारी असेट्स थी, लाइबिलिटी साइड पे क्या है हमारा? टू क्रेडिटर्स 1,50,000, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम ओडी भी बोलते हैं, बैंक ओडी 10,000, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, क्या ये एंट्री मेरी करेक्ट है? पहले हम देखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टोटल बराबर है या नहीं। तो देखो 2,10,000 और यहाँ पे अभी हमारा कितना है? 2 प्लस 1.5 150 इज 3,50,000 प्लस 10 3,60,000। तो अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है 2,10,000 और यहाँ पे आ रहा है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 आ रहा है। तो अभी मेरा जो डेबिट साइड है वो कम है। ठीक है, डेबिट साइड मेरा कम है, तो डेबिट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये बैलेंस हो जाए? तो जब भी मेरा डेबिट साइड कम होगा ओपनिंग एंट्री में, तो हम एक असेट लेके आएंगे, उस असेट को क्या बोलते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, कितना बैलेंस आएगा? 1,50,000, जितना भी कम है आपका वो गुडविल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा अभी। ओके, तो चलो आगे चलते हैं।
चलो कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं बच्चों हम, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज्ड at the rate 12% per annum on furniture costing rupees 1 lakh for 2 months, ठीक है। इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों, देखो पहले नोट बनाओ और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख की हमारी कॉस्ट है, हमने उस पे 12% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। दैट मीन्स पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 12,000, ठीक है। तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ, 2,000, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। कितना, 2,000 एंड 2,000, ठीक है बच्चों। आगे चलो, सेकेंड स्पेंट रुपीज 500 ऑन रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। हमारे कोई कस्टमर आए और हमने रिफ्रेशमेंट में लाइक जूस कोल्ड ड्रिंक हमने उन्हें सर्व किया, उसमें हमारे 500 का खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये किस अकाउंट में जाएगा बच्चों, ये एक एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। और इसके लिए हम जो अकाउंट यूज करेंगे वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, इधर मैंने कैश में पेमेंट किया होगा या फिर थ्रू कार्ड मींस बैंक से, तो अभी हम कैश लिखते हैं, टू कैश अकाउंट कितना, 500 500, ठीक है। थर्ड लिखो, ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक विद ₹500, ठीक है। तो आपने देना बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट खोला और उसमें 500 रुपए जमा किए, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री होगी, आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस इंक्रीज और कैश का जो आपका बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 500, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन आपका बॉट शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स फॉर ₹50,000 and paid
ब्रोकरेज एट द रेट 2%। ठीक है, अब देखो, आपने टाटा मोटर्स के शेयर परचेज किए 50,000 के, और ब्रोकरेज आपने पे किया 2%। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री कैसे होगी? क्या जो मैंने यहाँ पे मेन थिंग है इसका कि ब्रोकरेज का ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ब्रोकरेज को हम एक एक्सपेंस मानेंगे और अलग से बुक करेंगे, या फिर जो हमने शेयर परचेज किया जो कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारा असेट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटलाइज होगा और हमारा असेट बन जाएगा। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बच्चों? ये जो ब्रोकरेज है ये हमारा अलग से एक्सपेंस बुक नहीं होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ एक असेट बन जाएगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज आपका कितना होता है? 2%, 50,000 का इज 1,000 रुपीज। ठीक है, तो एंट्री कैसे पास करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 51,000। ठीक है, टू कैश 51,000। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रोकरेज को अलग से एक एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, हम उसे इन्वेस्टमेंट के साथ ही एक असेट मान लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज received a VPP from Ram for rupees 20,000। ठीक है, sent a peon to collect it, who paid rupees 150 as cartage। ठीक है, आई थिंक आपने अभी ये फर्स्ट टाइम सुना होगा नाम वीपीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वीपीपी का वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब बच्चों? हमने किसी से गुड परचेज किए, ठीक है, सामने वाले पर्सन ने, इस केस में राम ने अपने गुड्स डिस्पैच किए बाय पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस गुड्स का कैश कलेक्ट करे बायर से, और तब ये गुड्स उसे ट्रांसफर करे, तब ये गुड्स उसे दे। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है हमने किया, ये हम पोस्ट में जाके पेमेंट करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी कुरियर सर्विस जहां पे ये सर्विस दी जा रही है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा मटेरियल आया है, तो ये पेमेंट हम उस पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर सर्विस में जाके पेमेंट करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों? मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे कार्टेज का मतलब कि फ्रेट, किराया भाड़ा, जो ये पियोन को हमने भेजा उस गुड्स को लाने के लिए, उसने 150 रुपए का खर्चा किया उस गुड्स को लाने के लिए कंपनी तक। तो हमने मशीनरी की इंस्टॉलेशन में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब तक असेट रेडी टू यूज ना हो जाए, मतलब जब मैं उसको अपने सेलर के प्रीमिसेस से अपने प्रीमिसेस तक लेके आ रहा हूँ, जितना भी खर्चा मैं करूंगा सब कैपिटलाइज होगा, मतलब मशीन के साथ जुड़ जाएगा वो। तो क्या यहाँ भी सेम ट्रीटमेंट होगा कि मैं जब गुड्स को लेने गया
तो उस गुड्स को लाने के लिए 150 रुपए का और खर्चा कर दिया, तो ये क्या खर्चा मेरे गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा, गुड्स का पार्ट बन जाएगा? देखो नहीं, वो यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो इसको हम अलग से ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कार्टेज अकाउंट डेबिट 20,150 टू कैश, कितना गया हमारा बच्चों? 20,150। ओके, अब आगे चलते हैं, नरेशन लिखना है यहाँ पे। बीइंग कैश पेड फॉर गुड्स परचेज्ड, ठीक है। आगे चलो, अभी हमारा कौन सा एग्जाम्पल आएगा? 6th। चलो लिखो, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर ₹1,00,000। मुझे एक ऑर्डर मिला मिस्टर श्याम से, इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? अब बताओ, एंट्री होगी भी या नहीं? इस केस में एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम अपने अकाउंट्स के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसका हमारे बिजनेस पे कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट हो, ठीक है। हमें एक ऑर्डर मिला, ठीक है, अभी इसके लिए ना हमारे पास कोई एडवांस आया है, ना ही हमने इस ऑर्डर को कोई प्रोसेस करके हमने इसको सामने भेज दिया, हमने गुड्स नहीं भेजे अभी तक, ठीक है। बस ऑर्डर का इंटीमेशन आया कि हम आपको ये ऑर्डर देना चाहते हैं या फिर हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब मेरे को या तो कोई एडवांस मिल जाए यहाँ पे, या फिर जब मैं इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करके ट्रांसफर कर दूंगा, तब मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नो एंट्री। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। 7th, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹5,00,000 and he paid advance of ₹1,00,000। इसकी एंट्री बताओ बच्चों, इसमें भी नो एंट्री कर दे क्या? नहीं। मिस्टर राम से मुझे 5,00,000 रुपए का ऑर्डर मिला, ठीक है, और उसके लिए मिस्टर राम ने एक एडवांस पेमेंट किया है, कितने का? ₹1,00,000 का। चलो इसकी एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी? हमें कैश मिल रहा है, हमें कैश मिल रहा है, ठीक है, ये अमाउंट मेरे को मिल रहा है कैश। कैश इज एन असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो डेबिट होगा, ठीक है। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा? मुझे पैसा किससे मिल रहा है बच्चों? राम से। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राम इज द गिवर ऑफ द मनी, ठीक है। अब देखो, ऑल्दो मैं उसको सेल करने जा रहा हूं, ठीक है, बट मैंने उसे भी कोई सेल नहीं किया, सेल नहीं किया। जब मैं सेल करता हूं तो एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। जो डेटर है वो मेरा असेट बन जाता है, ठीक है। इस केस में भी मैं राम को सेल कर रहा हूं, बट अभी मैंने सेल नहीं किया, अभी मैं गुड्स को उसके पास भेजूंगा, अभी भेजा नहीं है मैंने, बट उससे पहले ही मुझे एडवांस मिल चुका है।
तो क्या मैं इस एडवांस को सेल्स मान लूं और मैं बोलूं कि कैश अकाउंट डेबिट, क्या मैं ये एंट्री पास कर दूं इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या मैं ये बोल दूं? ये करेक्ट होगा? नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे को अभी एडवांस मिला है, मैंने सेल नहीं किया है। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट क्या होगा? अभी देखो, जब सामने वाले ने मुझे एडवांस दिया, वो पैसा मुझे मिला, बट मैंने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वो मुझे पैसा दे। ठीक है, तो ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे मी दैट अमाउंट। ओके, और इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये पैसे मुझे राम को वापस करने पड़ जाए। ठीक है, तो हम अभी कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे? देखो, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया मेरे पास 1 लाख का, बट ये सेल्स नहीं है, तो हम इसे एक लायबिलिटी दिखाएंगे टू राम अकाउंट। ओके, 1 लाख का, कि ये हमारी एक लायबिलिटी है राम के टुवर्ड्स, ये पैसे हमें कभी भी राम को देने पड़ सकते हैं। इस पैसे को हमने अभी कमाया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लिखो बच्चों, 8 सप्लाइड गुड्स टू राम फॉर ₹5 लाख, या आप बोलो यहाँ पे वर्थ ₹5 लाख। हमने राम को गुड्स सप्लाई कर दिए, मतलब राम को गुड्स हमने भेज दिए जिनकी वैल्यू है 5 लाख की। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक्चुअल सेल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम एंट्री क्या करते हैं सेल पे? डेटर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो देखो, जब मैं एंट्री करने जाऊंगा राम अकाउंट डेबिट, मैं राम का अकाउंट डेबिट करूंगा कितने से बच्चों? मैंने कितने के गुड्स बेचे राम को? 5 लाख के। राम अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश, सॉरी, टू सेल्स, मैंने सेल कर दिया यहाँ पे 5 लाख का। ठीक है, अब आप सोच रहे हो राम तो पहले ही मुझे 1 लाख रुपए दे चुका है, राम मुझे पहले ही 1 लाख रुपए दे चुका है, तो अभी उसका लेजर कैसा रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों? उसके लेजर में कैसी एंट्री होगी? देखो, सपोज ये राम का लेजर है, राम अकाउंट, राम इज अ डेटर, तो राम का अकाउंट मैंने एक बार क्रेडिट किया था, क्यों? क्योंकि मेरे को उससे पैसे मिले थे, टू कैश, मुझे उससे 1 लाख रुपए मिले थे। ठीक है, फिर मैंने जब राम को सेल किया तो उसका अकाउंट एक बार डेबिट हुआ। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट किससे हुआ था? बाई सेल्स, कितना? 5 लाख। तो अभी जो राम का अकाउंट है, क्योंकि हम इसको टोटल करते हैं, टोटल करो, कौन सा साइड बड़ा है बच्चों? 5 लाख, तो दोनों तरफ 5 लाख लिखेंगे। इसका बैलेंस कितना है? देखो, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन दिस क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड का बैलेंस यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 4 लाख। तो दिस इज द बैलेंस इन राम अकाउंट, मींस मेरे को इतना पैसा और राम से मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, चलो। दिस वाज योर इलस्ट्रेशन 8।
अब ट्रांजेक्शन 9 लिखो, वी प्लेस्ड एन ऑर्डर with Mr. Mohan for rupees 10 lakh and paid advance of rupees 5 lakh। ठीक है, हमने इस केस में अब हमने किसी को ऑर्डर दिया कि 10 लाख के गुड्स हम आपसे परचेज करेंगे और उसके लिए मैंने 5 लाख का पेमेंट किया। ठीक है, तो अब देखो, अब एक बायर के एंगल से सोचो, मुझे गुड्स मिले नहीं, ठीक है, बट मैंने पेमेंट कर दिया सामने वाले को, तो कैश मेरे पास से गया बट मेरे पास वहां से कुछ आया नहीं अभी। ठीक है, तो मोहन जो है वो एक मेरा असेट बन जाएगा। ठीक है, मोहन जो है मेरा एक असेट बन जाएगा। आई विल नॉट से कि ही इज माई डेटर, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मोहन मेरा डेटर है, वो मेरा क्रेडिटर ही है, क्योंकि मेरे को उससे सामान लेना है और मुझे उसको पैसे देने हैं। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसे पैसे दे चुका हूं, बट उसने अभी मुझे सामान नहीं दिया है। फॉर द टाइम बीइंग मोहन मेरा एक असेट बनेगा। ठीक है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5 लाख 5 लाख। ठीक है बच्चों, बीइंग एडवांस पेड टू मोहन। ठीक है, चलो 10th ट्रांजेक्शन, मोहन सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख। अब मोहन ने मुझे गुड्स भेज दिए। ठीक है, तो जब मोहन ने मुझे गुड्स भेजे तो मैं क्या एंट्री करूंगा बच्चों, परचेज, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं। ठीक है, गुड्स को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, कितना मैंने परचेज किया है 10 लाख का। ठीक है, और मोहन को मेरी एक लायबिलिटी बनी 10 लाख की। ठीक है बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने सेल्स के टाइम पे देखा कि मैंने सेल किया, मुझे कुछ पैसा एडवांस में मिल गया था, तो मुझे और 4 लाख रुपए मिलने थे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब मैं 5 लाख रुपए का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं मोहन को, तो जो मेरा बैलेंस आएगा वो 5 लाख रुपए का आएगा, जो कि मेरी एक लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, दिस डेबिट एंड दिस क्रेडिट, इसका और इसका जब हम एक लेजर बनाएंगे तो 5 लाख रुपए पेबल दिखेगा मेरे को मोहन को। ओके, तो आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 11th, पेड इनकम टैक्स बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000। हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया बाय चेक ऑफ रुपीज 10,000। तो देखो, जब भी आपका इनकम टैक्स आएगा तो हम इसे ड्राइंग मानेंगे। ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी जो होती है टैक्स की, वो अलग से लिखी होती है। जब भी हमें इनकम टैक्स वर्ड दिखेगा तो ये ड्राइंग मानी जाएगी कि ओनर का जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है
वो हमने कंपनी के अकाउंट से पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000 10,000। ठीक है, 12th ट्रांजेक्शन लिखो, सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक अमाउंटिंग ₹200। अब देखो, बैंक जो है टाइम टाइम से कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है हमारे अकाउंट से, लाइक डेबिट कार्ड के, या फिर आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी जिसको बोलते हैं, या फिर चेक बुक इशू किया उसने कुछ, तो वो चार्जेस डिडक्ट करता है। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट बैंकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हम कैश में जाके देते हैं पैसे, नहीं, बैंक ऑटोमेटिकली हमारे बैंक बैलेंस से वो पैसा काट लेता है। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना हुआ इस केस में 200 टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, बीइंग बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो अभी ये कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस थी जो मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर कवर्ड हैं, हमने उन्हें एक साथ यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो अभी आपके पास बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप उनको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।